हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी किया गया है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। जिन किसी बच्चों ने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके जरूर उन प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा। वो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है cos 45 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान, इनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक बार आप इसको जरूर करके देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास सामने क्या है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं कि जो भी पेपर आपका आने वाला है उसमें आपके पास 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में भी 20 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन आपको 20 के 20 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको कोई 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही सेक्शन बी में जो 20 क्वेश्चन होंगे आपको कोई भी 16 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जो सेक्शन सी में जो हमारा केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको कोई 8 ही अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से आपको 16 और 8 तो आपका 40 बन जाते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आप कोई भी, जैसे 20 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, आप कोई भी 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है आप उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जो आपका वीकर सेक्शन है या वीकर चैप्टर है आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। cos 45 डिग्री अपॉन में दे रखा है sin 30 डिग्री प्लस में हमारे सामने है cos 60 डिग्री। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों ने वैल्यू निकाल ली होगी। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से करना है, आपको वैल्यूज बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप टेबल बना रहे हैं तो उसमें टाइम खराब होगा। ठीक है, तो वैल्यू आपको तुरंत याद होनी चाहिए। ठीक है, तो cot 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। sin 30 डिग्री कितना होता है, बोले स्टूडेंट, sin 30 डिग्री बिल्कुल 1/2 प्लस cos 60 डिग्री कितना, वो देखिए sin 30 का उल्टा ही cos 60 होता है, तो ये भी वैल्यू आ जाएगी 1/2। जब हम इनको ऐड ऑन करेंगे तो ये आएगा 1/, क्या आ जाएगा 2/2, इसको काटेंगे तो वैल्यू 1, तो मतलब 1/1 की आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे नहीं उतार पा रहे हैं, जिनको समझना है उतारना है, आप वीडियो को रोक के आराम से उतारिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, जल्दी नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस फिर रह जाएंगे। ठीक है, आज हमें पूरा सेक्शन ए कवर अप करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर क्या है, वो समरूप हैं। ठीक है, वो हमारे सिमिलर हैं। इसमें BC अपॉन QR की वैल्यू 1/3 है। हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ABC समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है BC, क्या दे रखी है, BC अपॉन में QR, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/3। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये देखिए क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए, अगर किसी भी दो ट्रायंगल का साइड का रेशियो दे रखा है और वो सिमिलर है, वो समरूप हैं, अगर उनके साइड का रेशियो हमें दे रखा है तो वहां पर हमें उनके साइड्स के रेशियो का स्क्वायर कर देना है, वही उनके एरिया का रेशियो होगा। तो यहाँ पर अपन BC अपॉन QR दे रखा है, तो एरिया का रेशियो BC अपॉन QR के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आपको, किसके, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी BC अपॉन QR 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर कीजिए 1/9, तो रेशो आ जाएगा 1/9। रेशो क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ऑप्शन देखो 1/9 दे रखा है, इसको छोड़िए 1/9, अगर रेशो में पूछा होता तो 1/9 हो जाता। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, इफ P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर, LCM ऑफ P एंड Q इज। ठीक है, दो हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं P और Q, हमें उनका LCM बताना है। तो आप एक चीज हमेशा ये याद रखिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है पेपर में कि आपको पूछा जाएगा कि प्राइम नंबर्स, ठीक है,
प्राइम नंबर का जो हमारे पास एलसीएम क्या है या उनका एचसीएफ क्या होता है, यहाँ पर उन्होंने सिंपली उसका एलसीएम पूछ रखा है। तो एलसीएम वही होता है, उन दोनों प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है प्राइम नंबर का अगर कभी आपको एलसीएम निकालना है, अगर एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर आपको कभी निकालना है, प्राइम नंबर्स, तो आप सिंपली उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो P इंटू क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, पी क्यू हमारा एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब जल्दी से एक बार अगर किसी बच्चे को उतारने हैं तो आप एक बार, मैं हट जाता हूं, आप जल्दी से उतारिए एक बार इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उतारिएगा। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं उतार पा रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं ये चीज, आप वीडियो को रोक के आराम से उतारिएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप बिना कॉपी पेन के बैठे हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कुछ एक बार तो आप इन सारी चीजों को समझ लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर इतना हार्ड नहीं है, मैंने पूरा पेपर देखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनको नोट डाउन करेंगे तो आप एक बार या दो बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, कि कौन सा हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, 2.39, 3.4, 0.271, 271, 271 और 0.301, 001, 0001। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप ये समझिए कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है। इर्रेशनल नंबर में यहाँ पर डेसिमल दे दिया हमें। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल वही होता है जो ना तो कभी खत्म हो। अगर मैं सिंपली बताऊं, ये चीज आप पहले समझिए फिर मैं बताऊंगा टेक्निकल जो वर्ड है इसके लिए। ठीक है, देखिए वो डेसिमल जो ना तो कभी खत्म होता है और ना कभी रिपीट होता है, मतलब एक जैसी संख्या, एक जैसी डिजिट बार बार नहीं आती है, वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है और सेम संख्या रिपीट भी नहीं हो रही। तो ऐसा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 3.01, 001, 000, ठीक है, नहीं 00 और फिर 2 बार 1 है। ठीक है, और सारे ऑप्शन नंबर ए 2.39 खत्म हो गया तो टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए जो खत्म हो जाता है वो टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत और अशांत होते हैं। ठीक है, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है वही इर्रेशनल नंबर होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इर्रेशनल नंबर जो हमारे पास होता है वो हमेशा वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, या इस रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, इसको रिपीटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज समझिए, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती बोला जाता है या अनवसानी अनावर्ती भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, बस आपको सिंपली ये ध्यान रखना है वो डेसिमल जो ना तो कभी खत्म होता है, ठीक है, और उसमें बार बार किसी संख्या का रिपीटेशन भी नहीं होता है, वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सिंपली इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रिया एंड काजल आर फ्रेंड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे इन अ लीप ईयर। ठीक है, कि लीप ईयर में इनका सेम बर्थडे आने की, ठीक है, सॉरी नॉन लीप ईयर दिया है, नॉन लीप ईयर। ठीक है, कि काजल और रिया 2 मित्र हैं, 2 सहेली हैं, इनके गैर लीप वर्ष में एक ही दिन जन्मदिन होने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होगी। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। अब मुझे एक चीज ये बताइए कि लीप, अगर कोई साल, अगर कोई ईयर लीप ईयर नहीं है तो उसमें टोटल कितने डेज होंगे, 365। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो 366 होते, एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। ठीक है, अब उनका जन्मदिन जो है, जो उनका बर्थडे है, वो एक ही दिन होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, 365 में से एक दिन, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1/365। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो काफी सिंपल है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहां पर जो हमें दे रखे हैं, एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, कुछ क्वेश्चन जो यहां पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के प्रैक्टिस पेपर में दे रखे हैं
वो एक तरीके से 9th लेवल के मुझे लग रहे हैं, क्योंकि देखो ये आपका इक्विलेटरल जो है ये हमारे सिलेबस में है, 10th क्लास में भी है, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा आ जाए तो हमारे लिए अच्छा ही है, थोड़ा 1 नंबर हमें बेनिफिट हो जाएगा 1 नंबर का, ठीक है। अब देखिए समझिए इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसके हमें एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज मान लीजिए मैंने ABC ले लिया, ठीक है, एल्टीट्यूड ये मान लीजिए इसका AD है। तो जब कभी किसी भी इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज की एल्टीट्यूड निकाली जाती है, अगर उसका हमें एल्टीट्यूड निकालना है, अगर उसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, या शीर्षलंब निकालना है, दोनों बातें बराबर हैं इसमें, ठीक है। आप ध्यान रखिए समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है, जो ऊंचाई होती है, जो माध्यिका होती है, जो मीडियन है, जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जो हमारा एल्टीट्यूड है वो सारी एक ही होती है, मतलब ये AD ही है जो किसका काम करेगा, एल्टीट्यूड का भी काम करेगा, मीडियन का भी काम करेगा और परपेंडिकुलर का भी काम करेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2a, ठीक है, और A क्या है, A जो है वो ट्रायंगल की हमारे पास साइड है, A क्या है उसकी साइड होगी, ठीक है। सिंपली आप A की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, √3/2 × 8, इसको काटेंगे तो 4, तो 4√3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, अब तक जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये हार्ड है, क्योंकि ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, या मैं नॉर्मल भी बोल सकता हूँ अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट थोड़े से याद नहीं है तो, ठीक है, फिर नॉर्मल होगा वो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x², देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है 3x² - kx - 6, इसका जो सम ऑफ जीरोस है, जो शून्यकों का योग है इस बहुपद का, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा -1 है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे एक चीज ये बताइए, अगर अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1 है तो अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में निकलता कैसे है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है -b/a, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है चीज, किसके बराबर होती है, -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, और यहां से जब आप b की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन में से, तो b की वैल्यू क्या है, -k, b की वैल्यू क्या है, -k, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और एक माइनस यहाँ पे देखिए, एक b का -b/a होता है, तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि ये फॉर्मूले में ही एक माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा -1, तो -1 इक्वल्स टू k/3, थ्री इधर जाके मल्टीप्लाई, k इक्वल्स टू -3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बारी के लिए मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के एक बार इनको उतारिए। तो आपने उतार लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें दे रखा है वो है साइन इक्वल्स टू 1/2 कोट ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी अभी आपको ये चीज बताई थी, अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आपको जरूर इसका बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इसका फायदा ना मिले। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है साइन ए इक्वल्स टू 1/2, तो साइन ए इक्वल्स टू 1/2 है, तो मुझे यहाँ पर बताइए कि एंगल क्या होगा। बिल्कुल अभी अभी हमने इसके बारे में ही बताया था कि एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है। अगर साइन ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, साइन ए इक्वल्स टू 1/2 है, तो मैं एंगल कहूंगा कि ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो 30 डिग्री आ जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कोट ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, कोट ए, तो इसका मतलब कोट 30 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। कोट 30 डिग्री क्या होता है, जो tan 60 होता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा √3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल fx and are the coordinate of the point where the graph of y equals to fx intersect, ठीक है। एक बार हिंदी में ही पढ़ता हूं मैं, बहुपद fx के शून्यक उस बिंदु के निर्देशांक है जहां पर y इक्वल्स टू fx ग्राफ को काटता है। यहां पर ये देखिए y इक्वल्स टू fx, ठीक है।
अब याद कीजिए कि सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 में हमने बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हमने किए हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, ग्राफ किसका है, x का है, तो इसका मतलब जहां पर भी वो x एक्सिस को टच करेगा वही इसको शून्यक होंगे। टच करने का मतलब क्या है कि जहां पर x एक्सिस को काटेगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इंटरसेक्ट किसको करेगा, तो इंटरसेक्ट करेगा वो x एक्सिस को। तो ऑप्शन नंबर जीरोस कब निकलेंगे, ए, जब वो x एक्सिस को काटेगा तो ही इसके जीरोस निकलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ ए इन विच 3a लाइज ऑन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। अब ये देखिए, अब जैसे मैंने कहा था आपको कि एक दो क्वेश्चन जो हैं वो 9th लेवल के बोल सकता हूं मैं, क्यों, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा कि हमें एक क्या दे रखी है, एक हमें लाइन दे रखी है, ठीक है, समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 है, और एक पॉइंट है 3a जो कि इस पर लाई करता है। लाई करने का मतलब क्या होता है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, ये इसका एक शून्यक है, ठीक है। अगर ये इसका एक शून्यक है, जब भी इसकी वैल्यू इसमें पुट की जाएगी तो LHS इक्वल्स टू RHS होगा। मतलब यहां पर जब XY की वैल्यू हम पुट करेंगे तो इक्वल्स टू में 5 ही आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि ये इसका क्या है, समीकरण में उसके ऊपर लाई करता है, उसके ऊपर है तो इसका मतलब शून्यक है। तो इसका मतलब A जो है वो X की वैल्यू है, सॉरी 3 जो है वो x की वैल्यू है, a जो है वो y की वैल्यू है। तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू ए इक्वल्स टू 5 होगा। तो 6 माइनस 3a इक्वल्स टू 5, तो ये इधर जाएगा, तो या 3a को इधर भेज देते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 3a, तो 1 इक्वल्स टू 3a, तो a की वैल्यू 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई 1/3, a की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, ठीक है। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ PA डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब देखिए ये तो आपने कर लिया होगा, देखते ही इसका आंसर आपको याद आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैंने कई बार क्लास में भी ये चीजें डिस्कस की हैं कि प्रोबेबिलिटी में जो कंडीशन होती है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी की कंडीशन लिखनी है, उसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है, PE, ठीक है, या फिर वो 1 से बड़ी या इक्वल हो सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 to 1 में लाई करती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। यहां पर उन्होंने जो इवेंट दी है वो PA है, तो इसका मतलब 0 ग्रेटर देन PA ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर C में ये दे रखा है, तो C हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, C हमारा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल PX, पोलिनोमियल का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब एक बारी के लिए आप इसको उतारिए, फिर बताता हूं मैं, एक बार आप इसको उतारिए, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको वीडियो रोक के इसको उतारिए, ठीक है, आपने उतार लिए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे सामने है, ये देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल PX इक्वल्स टू 5x² प्लस 3x माइनस m। पोलिनोमियल PX क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बहुपद क्या दे रखा है, 5x² माइनस का प्लस का 13x माइनस m, प्लस का 13x माइनस m। इसके जो जीरोस हैं वो क्या दे रखे हैं, इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है, कि वो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब एक जो है दूसरा उसका ठीक उल्टा है। तो यहां पर मुझे एक चीज बताइए, अगर मैंने मान लिया कि 2 जीरोस होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, अगर एक मैंने अल्फा माना है तो दूसरा होगा 1/अल्फा, 1/अल्फा, ठीक है। अब यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई भी जीरो नहीं है, पुट कैसे किया जाए, वैल्यू किस तरीके से निकाली जाए, ठीक है। अब यहां पर आप मुझे ये चीज बताइए कि हमें m की वैल्यू निकालनी है, यहां पर m जो है वो किसका काम कर रहा है, a का, b का कि c का, बिल्कुल ठीक। यहां पर जो हमारा m है वो किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है, ठीक है। मतलब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c किस में यूज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में,
ठीक है, शून्यकों के गुणनफल में। इसका मतलब जब कभी अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई किया जाता है वो C/A के इक्वल होता है। तो अल्फा क्या है, अल्फा ही है, लेकिन बीटा भी 1/अल्फा है। इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या, देखिए माइनस जो होगा वो इसी के साथ होगा, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये होगा -m/में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर a की वैल्यू, a क्या है 5 है, तो ये दोनों अल्फा से अल्फा कट गया, 1 इक्वल्स टू -m/5। तो ये क्या आ जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 इक्वल्स टू -m, वैल्यू तो m की निकालनी तो माइनस को भी इधर भेजना पड़ेगा, तो m इक्वल्स टू -5। ऑप्शन नंबर, बोलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमारे लेवल का अब आया है, कोई क्वेश्चन आया है तो। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है हमारे सामने। और ये जो क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, इसलिए ये क्वेश्चन उनको मुश्किल लगते हैं। अब मुझे एक चीज ये बताइए, जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि वहां पर एक्सरसाइज में हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी रेशनल नंबर हमें दे रखा है और उसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, मतलब कि रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होता है, तो Q की वैल्यू जो होंगी, Q के जो अगर मैं फैक्टर करूं, अगर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, वो 2 की पावर n या 5 की पावर n में आ जाते हैं, तो वो क्या होगा हमारे लिए, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर सिर्फ 2 और 5, ठीक है, अब देखिए अगर अकेले 2 की पावर n हो या फिर अकेले 5 की पावर n हो, तो भी वो दोनों टर्मिनेटिंग ही होते हैं। अगर इनके साथ में 2 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, उसके साथ में कोई और आ जाए, जैसे 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, या कोई और नंबर आ जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको ये चीज, क्या बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाता है। अब 4 ऑप्शन हमारे सामने है और ऑप्शन भी इजी हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 19/512। अब 512 जो है, मुझे ये बताइए कि मैं इसको ऐसे 19/8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, 8 क्या होता है 2 की पावर 3। ठीक है, यहां पर इस 8 के क्यूब को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 3, मतलब एक्चुअल में 2 की पावर 9। ठीक है, तो सारी वैल्यू 2 में आ गई, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 31/3125। 3125 जो होता है, आप इस पे गौर कीजिएगा, 3125 किसका होता है बताइए मुझे। 3125 कब आता है, जब हम 25 का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो ठीक है, कब आता है, जब हम 25 का क्यूब करते हैं तब हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो 25 का क्यूब किया जाता है तो वो आता है 3125। ठीक है, 3125 आएगा, तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ 5 के फैक्टर्स रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में आइए, नीचे 400 दे रखा। अगर कभी भी नीचे जीरो वाली वैल्यूज आती हैं, जैसे 100 आ गया, 10 आ गया, 200, 400 आ गया, ठीक है, तो हमेशा जो आंसर होगा, हमेशा और हमेशा वो टर्मिनेटिंग ही होगा। क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। तो ऑप्शन एक ही बचा हमारे पास 64/45। तो इसमें जो 13 का जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा 64/45। आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको जल्दी जल्दी डिवाइड करके देखते हैं कि डिवाइड कर लें, लेकिन डिवाइड करने में जैसे ही आप लग गए वहीं आप फंस जाओगे, क्योंकि डिवाइड करोगे तो क्या, देखिए 512 से कैसे डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर वो आपको पूरा डिवाइड करने का नहीं बोल रहा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप आसानी से इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक बारी के लिए आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को उतारिए, ये आप चीज उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, D and E respectively are the point on side AB and AC of triangle ABC such that AD equals to 2, BD equals to 3, EC equals to 1.5 and DE parallel to BC। बिल्कुल देखिए यहाँ पर ABC जो एक ट्रायंगल है,
बीच में DE आई है, जो DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो जब कभी ये कंडीशन दी हो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने BPT थ्योरम लगाई होगी, उसका यूज क्वेश्चन में किया गया होगा। ठीक है, उसका यूज क्वेश्चन में किया गया होगा BPT थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए वैल्यूज किस किस की गिवन है। AD हमारे पास 2 है और BD हमारे पास 3 है और EC हमारे पास 1.5 है और हमसे वैल्यू पूछी गई है AE की, ये x है। तो सिंपल 2/3 इक्वल्स टू x/1.5। तो ये 1.5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1.5, 2/3 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल्स टू x। तो 2 से इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। 3/3 इक्वल्स टू x, कट के आ गया 1, तो x की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, BPT का बेसिक क्वेश्चन दे रखा था और एक ऐसी ही वैल्यू का सेम क्वेश्चन मेरे हिसाब से NCERT में भी हमें दे रखा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। इफ 2a इक्वल्स टू cot a minus 12 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a tan 2a। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये 14 है था हमारा, ये 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 12 डिग्री दे रखा है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे एक चीज बताइए कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। ठीक है, और देखिए फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं, मेरे पास है cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, tan थीटा होता है कि cot 90 में से किसी थीटा को माइनस किया होगा वो tan के पास गया होगा। तो यहाँ पर अगर tan 2a आया है तो कहीं ना कहीं 90 में से इसको माइनस किया होगा cot के साथ, तब वैल्यू आई होगी। ठीक है, तो इस 2a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 डिग्री माइनस 2a, तो tan 2a बन जाएगा ना। ठीक है, जैसे cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा है। ठीक है, अब आगे देखिए इधर हमारे पास क्या है, cot a माइनस 12 डिग्री, तो cot से cot कैंसिल हुआ तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 12 आ गया। इस 2a को इधर भेज दिए, 12 को इधर लिया, 12 इधर आके प्लस होगा, 2a भी उधर जाके प्लस होगा, तो 90 डिग्री प्लस 12 इक्वल्स टू a प्लस 2a। ठीक है, क्या आ जाएगा, a प्लस 2a हो जाएगा हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए ये कितना हो गया, 90 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 102 इक्वल्स टू, ये हो गया 3a, 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा 102/3 इक्वल्स टू a, तो इसको काटेंगे तो 3 और 4, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 34 डिग्री, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक बार आप इनको उतारिए आप एक बार, या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के इनको उतारिए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है y इक्वल्स टू 4 रिप्रेजेंट अ लाइन विच इज। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, वो समझने की ये है कि अगर कभी भी किसी एक लाइन का हमें ग्राफ, ठीक है, कोई एक लाइन हमें दे रखी है, ठीक है, मतलब कि कभी भी अगर आपको जैसे क्वेश्चन में y इक्वल्स टू 4 दे रखा है, अगर कभी सिर्फ y इक्वल्स टू 4 या y की लाइन दी है तो वो हमेशा और हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि किस लाइन के है, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए x इक्वल्स टू 4 दिया होता तो ये किसके पैरेलल होता, y एक्सिस के। अगर x की वैल्यू दी है, अगर x की कोई लाइन बनाई है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और y की अगर कोई लाइन बनाई गई है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है काफी इजी है और ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया HCF ऑफ 81 एंड 54 इज 27, LCM हमें निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया जाता है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर आता है। हमारे नंबर क्या क्या है, सबसे पहले तो HCF, LCM तो हमें निकालना है, LCM मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू क्या है हमारे पास 27 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर 18 इंटू 54 दे रखा है, 18 इंटू 54 है, तो 27 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो LCM इक्वल्स टू 18 इंटू 54 अपॉन 27, तो 27 से 54 2 कट जाएगा तो 36 हमारे LCM की वैल्यू आ जाएगी।
एक मिनट, सॉरी 18 नहीं है, वो 81 है, हमने उल्टा देख लिया है, ठीक है, मिस्टेक हो गई, नंबर को हमने उल्टा ले लिया है, ठीक है। तो 81, तो 81 की अब 2 से मल्टीप्लाई की जाएगी, तो 27 से 54 2 पे कटा, तो आ जाएगा 162। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है, आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कई बार कर रखी होगी, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमें करना क्या है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 5 3 2 3 2 7 आर, कि हमें एक आयत के तीन कोऑर्डिनेट्स, तीन हमें बिंदु दे रखे हैं, हमें चौथा निकालना है। तो एक बार मैं इसको बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, एक रेक्टेंगल है हमारे सामने, इसके कोऑर्डिनेट है 5 3 2 3 और तीसरा है 2 7, हमें चौथा निकालना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ x और y, हमें x y की वैल्यू निकालनी है। तो जिस तरीके से किसी पैरेललोग्राम के, किसी समांतर चतुर्भुज के, एनसीईआरटी में हमारा एक क्वेश्चन है ऐसा, समांतर चतुर्भुज के एक शीर्ष नहीं दे रखा, या एक वर्टेक्स निकालने, एक वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसको किस तरीके से निकाला जाता है, जैसे पैरेललोग्राम में निकलता है ठीक उसी तरीके से हम रेक्टेंगल में भी इसको निकालेंगे। मतलब कि इसके जो विकर्ण होंगे, जो डायगोनल होंगे, वो किसी मिड पॉइंट पर काटते हैं। अब देखिए मैंने क्यों कहा कि किसी रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम हो, दोनों में सेम तरीका अपनाया जाए, क्यों? क्योंकि क्यों एक जो रेक्टेंगल होता है हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज एक रेक्टेंगल के अंदर होती हैं, ठीक है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसके, एक आयत के अंदर, एक समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं एक आयत के अंदर होती है। तो अब एक चीज देखिए, इसके विकर्ण है, जो डायगोनल है वो इक्वल है, और जो डायगोनल है वो मिड पॉइंट पर काटते हैं, ओ पर काट रहे हैं। मतलब ये डायगोनल के जो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये जो है हमारा मिड पॉइंट है, वो जो है वो मिड पॉइंट के तरीके से काम कर रहा है। तो कभी भी अगर आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 + x1/2 और y2 + y1/2, ठीक है। x2 + x1/2 और प्लस y1 + y2/2, ठीक है। अब यहां से आप देखिए, तो पहले मैं इन दोनों पॉइंट से इसकी वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि 5 3 और 2 7 मुझे गिवन है, तो मैं इस O के कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकता हूं। तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 + x1 मतलब 5, 2 + 5 अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही 7 + 3 अपॉन में 2 आएगा। तो O के जो कोऑर्डिनेट होंगे 2 और 7/2, और ये 7 और 3 10 10/2 5। तो O के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं। ये पहले मैंने O के कोऑर्डिनेट इसलिए निकाले हैं क्योंकि इस O के कोऑर्डिनेट की मदद से ही हम आगे इसको करेंगे, ठीक है। O के कोऑर्डिनेट की मदद से ही हम आगे इसको करेंगे, ठीक है। अब एक चीज ये बताइए मुझे कि O के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, अगर मैं अब इस वाले डायगोनल की बात करता हूं तो O इसमें भी तो है, O इसके लिए भी मिड पॉइंट ही है। तो अगर इसमें O के कोऑर्डिनेट अगर निकाले जाएं तो वो क्या होंगे, 2 + x अपॉन में 2, 3 + y अपॉन में 2। मतलब कि ये भी O के कोऑर्डिनेट आए हैं और ये भी O के कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बोलिए। बिल्कुल दोनों इक्वल होंगे। अगर इक्वल हैं तो इनको इक्वल रख लीजिए। 2 + x अपॉन में 2 और 3 + y अपॉन में 2 इक्वल है 7/2, 5। तो जो x की वैल्यू है वो x के इक्वल होगी, और जो y की वैल्यू है वो y के इक्वल होगी। इसका मतलब 2 + x/2 जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, 7/2 के, और 3 + y/2 जो है वो 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ दोनों तरफ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो x = 7 - 2, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आप पहले तो ये चेक करिए कि x की पावर जो 5 है वो हमारी किस ऑप्शन में दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है और किसी में है ही नहीं। देखिए एक से ही काम बन गया ना, सिर्फ x से ही हमारा काम चल गया कि x की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए में ही 5 और किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। वैसे y की वैल्यू भी निकल सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + y = 10, 3 उधर जाके माइनस होगा, y की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। तो x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। एक बार आप इसको उतारिए, ठीक है, इसको उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए,
ठीक है। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब कि दो हमें समीकरण दे रखे हैं, उन समीकरण के अनेक हल हैं, तो अनेक हल में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कंडीशन कौन सी होती है, सारी की सारी वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो 19 में क्वेश्चन नंबर 19 में जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी है tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। हमें वैल्यू निकालनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अगर tan थीटा इक्वल्स टू, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ ये बताइए कि थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी। बिल्कुल थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 है और थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब आप उस चीज़ को समझिए। tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 है, तो tan थीटा 1 अपॉन रूट 3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ ये समझिए, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो कोसेक थीटा, अगर मुझे यहाँ पर एक बार मैं वैल्यू रखता हूँ, मतलब कि कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है उसका उल्टा कर दिया जाए तो वो कोसेक 30 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये आएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, 2/1, 1 को छोड़ दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस सेक 30। तो सेक 30 क्या होता है, जो कोस 30 का उल्टा, कोस 30 क्या होता है, √3/2। ठीक है, √3/2, तो इसका मतलब ये होगा 2 अपॉन √3 का स्क्वायर। तो नीचे सेम यही वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन √3 का स्क्वायर। तो वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और नीचे √3 का स्क्वायर 3। इस पूरे के नीचे आएगा 4 जमा 4/3। इसका एलसीएम लिया जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 ही आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12, 12 माइनस 4। इसके नीचे क्या आएगा, इसका एलसीएम भी 3 ही आएगा, 3 चौक 12 प्लस 4। तो 12 में से 4 गए 8/3, 8/3। तो 12 और 4 16/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 8/16, तो 1/2। तो आंसर आ गया 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 8/3, ठीक है, आपको विजिबल नहीं है ये, देखिए मैं इधर दोबारा बता देता हूँ एक बार इसको। देखिए तो वैल्यू हमारी क्या आई है, यहाँ से हमारा क्या आया था ये देखिए, तो ये हो गया था 8/3। इस पूरे के नीचे क्या आएगा 16/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, तो 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने सेक्शन ए को पूरा कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन बी को कवर अप करेंगे। जब तक आप इस सेक्शन ए के क्वेश्चंस को एक बार और प्रैक्टिस करेगा ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेक्शन बी के क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, टेक केयर एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।